नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसस क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही धमाकेदार तड़कते फड़कते क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हो। रीट पात्रता परीक्षा 2025, जो कि आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चन और शिक्षण विधियों के क्वेश्चन, हिंदी भाषा के और आपके राजस्थान जी के, आपके एक साथ में चार टॉपिक के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आपका रहने वाला है 27 और 28 फरवरी को जो पेपर आपका होने वाला है, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। मैंने 10-10 क्वेश्चन करके आपके टोटल 40 क्वेश्चन डाले हैं। आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, इस क्लास को जरूर देखिएगा। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका पहला प्रश्न है आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है आपका कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बताओ जल्दी से। मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? ए आपका B.N. झा, बी आपका स्किनर, सी आपका डेविस और डी आपका वुडवर्थ। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप कमेंट में आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा आपका। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है आप सभी का, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी और क्वेश्चन का आंसर भी देते रहिएगा। जल्दी से इसमें आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान ये कहने वाले थे आपके बी वाला स्किनर, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। इसी तरह आपके 10-10 क्वेश्चन है, आपके 10 क्वेश्चन के बाद 10 दूसरे अलग आएंगे, अलग अलग टॉपिक के। इसी तरह क्लास को पूरा देखिएगा। बिल्कुल चैनल पे जो भी नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका साथियों, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता बताओ। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन थे? ए स्टर्न, बी बिने, सी टरमैन या फिर मैं कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इसमें फटाफट कमेंट में आंसर बताइए। देखो, बुद्धि लब्धि आपके जो मापन के जन्मदाता हैं वो आपके हैं इसमें टरमैन। कौन से हो जाएंगे? टरमैन, यानी कि सी ऑप्शन आपका जल्दी से इसमें आप लॉक करो, मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका थर्ड पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न को पढ़ो फिर आंसर देना। प्रश्न है आपका, देखो, नवजात शिशु का भार कितना होता है? बताओ जल्दी से। नवजात जो शिशु होता है उसका भार कितना होता है? ए आपका 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, इसी तरह आपका अगला पॉइंट है 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड। कितना हो जाएगा? जल्दी से फटाफट कमेंट में बताओ आंसर, आपका क्या राइट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट है आंसर है वो है शिशु, नवजात शिशु का भार होता है बिल्कुल 7 पाउंड, यानी कि 7 पाउंड होता है। यानी कि इसमें आप सभी का बी ऑप्शन आप लॉक करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको रीट पात्रता में देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे फिर आंसर देना है। देखो, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी कथन है, जिन जिन विद्वानों ने कुछ विशेष बात बोली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जरूर समझिएगा। देखो, 7वें का आंसर देना है ए हरलॉक या फिर जेम्स ड्रेवर या फिर मैकडूगल या फिर मुनरो। मेरे प्यारे साथियों, अब बताइए मुझे कि क्या आंसर हो जाएगा। विकास व्यक्ति में जो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, तो ये कथन था आपका बिल्कुल ए वाला ऑप्शन, यानी कि हरलॉक का हो जाएगा। इसमें आप सभी का ए ऑप्शन आप जल्दी से इसमें लॉक कर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा दो, आपके रीट पात्रता में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं का जन्म होता है, ये कथन किसका है? मेरे प्यारे साथियों, अब इसका आंसर बताइए। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें आपका उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन है आपका किसका? जल्दी से फटाफट आंसर में बता दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा। देखो, ये कहने वाले थे आपके कौन से? ये थे आपके स्टैनली हॉल, यानी कि ए जो सी वाला ऑप्शन है ना आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉक कर दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से। इसी तरह साथियों, अगला क्वेश्चन आपका 6 पूछा गया है। देखो, पहले आपके मनोविज्ञान है ना, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके बाद आपके जीके आएगा, इसके बाद आपके हिंदी भाषा आएगा, इसी तरह अलग अलग टॉपिक आएंगे। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण और अवस्था, यानी कि साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन, यह परिभाषा देने वाले थे। बताओ, समझ में नहीं आया? वापस पढ़िएगा। देखो, वापस पढ़िएगा। किशोरावस्था आदर्शों का एक अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दी थी? बताओ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये देने वाले थे आपके, आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ये देने वाले थे मेरे प्यारे साथियों
बहुत ही फेमस नाम है जीन पियाजे। अभी तक जितने भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी ने ये नाम सुना होगा, जीन पियाजे, जिनके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका, ये प्रश्न 7वां जरूर से पढ़िएगा। प्रश्न है आपका, देखो, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रश्न को पढ़िएगा फुल, फिर आंसर देना। देखो, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन 7 का आंसर देना है। ये आपका हो जाएगा, ये कथन है आपका साथियों स्टैनली हॉल का। किसका हो जाएगा? स्टैनली हॉल का है। नहीं समझ गए? हाँ, बी वाला ऑप्शन आपका इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 8 पूछा गया है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ो फिर आंसर दो। देखो, प्रश्न है आपका, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? बताओ जल्दी से। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत है साथियों, ये किसने तर्क यानी किसने स्पष्ट किया था? तो ये आपका ऑप्शन बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ये वाले ऑप्शन। इसमें अब आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों कोहलबर्ग। कौन सा हो जाएगा? कोहलबर्ग, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है, जिन्होंने आपका क्या किया था? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट करा था। ठीक है, हाँ, स्पष्ट हो गया आपका भी। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले गुण यानी कि होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बताओ, ये कहने वाला कौन था? किसने दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ये कथन किसका था या किसने कहा था? क्वेश्चन 9 का आंसर बताना है। तो ये था साथियों नोम चॉम्स्की, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका नोम चॉम्स्की इन्होंने कहा था, यानी कि सी ऑप्शन आप जल्दी से मोस्ट इंपोर्टेंट राइट कर दो साथियों। ये क्वेश्चन है ना 100% आपको रीट पात्रता परीक्षा के अंदर आपके दिखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्लास को हल्के में नहीं लेना है, प्रश्न को पूरा देखना, अच्छे से समझना है, राइट करना है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन आपका 10 पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 10 को पढ़ेंगे। प्रश्न 10 है आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? बताओ, अब ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा भाई विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 10 का आंसर करना है बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। ये विकास और सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ये आपके कहने वाले थे स्किनर। यानी कौन थे? स्किनर, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा दो इसको। अगला सवाल आपका 11th यानी 11 पूछा गया है। 11वां प्रश्न है आपका, प्रश्न पढ़िएगा, ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? बताओ जल्दी से। जो ताम्र नगरी है उसके नाम से, अब जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने ना, तो ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता जो कि इसकी खोज किसने करी? बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताना है आपको मेरे प्यारे साथियों। अक्षय कृति व्यास, जल्दी से राइट करो। अक्षय कृति व्यास, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है, इन्होंने आपके आहड़ सभ्यता की खोज करी थी। किसकी? आहड़ सभ्यता की खोज, जिसको ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा रीट पात्रता परीक्षा एंड मेंस एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए सभी? हाँ, इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका 12वां पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से। प्रश्नों को पढ़ो, प्रश्नों को पढ़ो फिर आंसर देना है। देखो, रूपारेल नदी के किनारे स्थित नौह सभ्यता क्या है? नौह सभ्यता किस जिले के अंदर है? ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो रूपारेल नदी के किनारे जो नौह सभ्यता है वो कौन से जिले के अंदर है? तो मेरे प्यारे साथियों भरतपुर जिले के अंदर हो जाएगी। कहाँ? भरतपुर जिले के अंदर, यानी कि इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, लॉक करते रहना, बी ऑप्शन आप सभी का इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया है। 13 पढ़िएगा जल्दी से। प्रश्न है, अशोक बाबरू शिलालेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? अशोक का कौन सा शिलालेख हो रहा है? बाबरू शिलालेख आपके कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन है बेराट, नागौर, कालीबंगा, सुनारी। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताओ, बेराट जो बाबरू शिलालेख है ये आपका किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा बेराट से। कहाँ से हो जाएगा? बेराट, यानी कि आपका हो जाए विराटनगर। विराटनगर ये आपका बेराट के नाम से जाना जाता था, और ये आपका कहाँ है? जयपुर के अंदर। कहाँ? जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। साथियों ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से विख्यात सभ्यता बताओ। प्राचीन भारत से टाटा नगर के नाम से विख्यात सभ्यता आपकी कौन सी है? जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर बताते रहिए। 14 का आंसर देना है। टाटा नगर के नाम से विख्यात सभ्यता ये है आपकी रेड सभ्यता, जो कि आपके कहाँ हो जाएगी? टोंक जिले के अंदर। कहाँ? टोंक जिले के अंदर है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, और रेड सभ्यता आपकी जो टाटा नगर के नाम से विख्यात है। समझ गए सभी? हाँ, रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन आपका 15 पूछा गया साथियों। इसी तरह प्रश्न 15 का आंसर देंगे। कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन क्या है? उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? आप सभी को बताना है कि जो गणेश्वर सभ्यता है ये आपकी कांतली नदी के किनारे है, और इसका खनन किसके नेतृत्व में हुआ वो आपको बताना है।
बिल्कुल 15 का आंसर देना है आपको। 15 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आरसी अग्रवाल और आपका अमलानंद घोष, ये दो नाम हैं आपके, दो चर्चित चेहरे हैं। इनकी द्वारा, इनके नेतृत्व के अंदर आपके इस गणेश्वर सभ्यता की खोज यानी उत्खनन कार्य होता है। ठीक है, खोज नहीं कह सकते हैं, उत्खनन कार्य इनके नेतृत्व में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है आरसी अग्रवाल व अमलानंद घोष। ठीक है, ये गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन करता थे। ठीक है, समझ गए सभी। रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपका 16 है। 16 पढ़िएगा। 16 क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय बताना, ये किसको जाता है? बताओ जल्दी से। कालीबंगा जो सभ्यता है, ये इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? तो अमलानंद घोष। किसका हो जाएगा साथियों? अमलानंद घोष। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बी ऑप्शन लॉक करो इसमें। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अमलानंद घोष के द्वारा प्रकाश में, यानी कि इन्होंने सबसे पहले इसको खोजा, कह सकते हैं खोजा, है ना। हाँ, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा दो, 100% पूछा जाने वाला है। अगला सवाल है आप सभी का 16वां क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित भोराट का पठार, कौन सा बात हो रही है? भोराट के पठार की औसत ऊंचाई बतानी है मेरे प्यारे साथियों। औसत ऊंचाई यानी हाइट बतानी है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी बताओ? हाँ, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित भोराट का पठार की औसत ऊंचाई, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन 16 का आंसर बताओ जल्दी से। ये इसका आंसर हो जाएगा 1600 मीटर। देखो, आप सभी को हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित जो विस्तृत भाग है यानी कि क्षेत्र कौन सा कहलाता है, ये आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्र बता दिया इन्होंने, भोराट का पठार है, पर अब इन्होंने हाइट पूछी है, औसत ऊंचाई पूछी है। तो कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, यानी कि 700 मीटर आपको याद रखना है। समझ गए सभी? 600 मीटर, यानी कि 600 मीटर याद रखना, ये इसकी औसत हाइट है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका 17 क्वेश्चन पढ़िएगा। 17 क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार है। ये देखो, भैंसरोडगढ़ के निकट जो चंबल रिवर है, चंबल नदी पर बनने वाला एक चुलिया जलप्रपात जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उस चुलिया जलप्रपात की हाइट, इसमें भी हाइट पूछी है ना। हाँ, आपको अक्सर पूछा जाता है कि चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो वो आपको पूछा जाता है चुलिया जलप्रपात, जो कि भैंसरोडगढ़ के निकट है। अब उसकी हाइट कोई नहीं पूछता है ना, तो रीट जैसे एग्जाम के अंदर हाइट पूछी जाती है, वो हाइट है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों 18 मीटर। कितनी हो जाएगी? 18 मीटर, जो कि आपको याद रखना है। चुलिया जलप्रपात की हाइट है कितनी? किसकी? चुलिया जलप्रपात, इसकी 18 मीटर हाइट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। रेट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका 19 साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन 19 क्या पूछा है आपको कि भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख कौन सा है? भीलों के यानी कि आदिवासी भीलों के जीवन पर, सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाला जो शिलालेख है वो आपका कौन सा है? बिल्कुल आपका श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। कौन सा हो जाएगा? श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, जो कि भीलों के जीवन पर, सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालता है। ए ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन साथियों 20 आपके सामने पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। देखो, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब से लगती है। कहाँ लगती है? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बता रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब से लगती है। यह कितने किलोमीटर लंबी है बताओ? हाँ, अब प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे, अंतर्राज्यीय सीमा, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा था मैं, अंतर्राज्यीय सीमा जो कि पंजाब से लगा है ना, राज्य से लग रही है, तो वो कितने किलोमीटर की है, ये समझना है आपको। क्वेश्चन 20 का आंसर देना है आपको। ये है टोटल मेरे प्यारे साथियों 89 किलोमीटर। कितने? 89 किलोमीटर, जो कि आपके पंजाब से राजस्थान की सीमा लगती है। सी ऑप्शन आपका सबसे कम सीमा है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन आपका 21 का है। देखो, ये भी आपका अंतर्राज्य से संबंधित है। राजस्थान की सबसे सबसे लंबी, देखो सबसे कम पंजाब से लगती है, सबसे लंबी आपकी हाईएस्ट जो अंतर्राज्य सीमा कहाँ से लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से लगती है, तो ये कितने किलोमीटर लंबी है? अब इसके किलोमीटर की बात करें, राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश से, वो है आपकी 1600 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1600 किलोमीटर आपके एमपी के साथ बॉर्डर शेयर होता है राजस्थान का, जो कि हाईएस्ट है। ठीक है, और सबसे कम हो जाएगा पंजाब के अंदर। ठीक है, ये आपके 89 किलोमीटर है पंजाब वाला, और ये आपका 1600 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें डिफरेंट समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 22 का पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रश्न को पढ़िएगा फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका 23 है। देखो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, अब आपको पूछा गया है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? प्रवेश द्वार, जहाँ से मरुस्थल के अंदर से प्रवेश किया जा सकता है, ऐसा मतलब है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपके कौन से जिलों को कहते हैं? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर बताना है कि जिले को आपका ये कहा जाता है। तो आपका साथियों इसमें सेकंड नंबर पे है जो आपका जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर को आपका मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो बी ऑप्शन आपका जोधपुर, यानी कि जोधपुर आपका डिस्ट्रिक्ट राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका 24 का क्वेश्चन है।
24 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। 24 का क्वेश्चन क्या है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? बताओ गिरी सुमेल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गिरी सुमेल युद्ध आपका कब लड़ा गया था, ये आपको पूछा जा सकता है, ये बताना है आपको। 23 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या राइट हो जाएगा? 1544 के अंदर। कब लड़ा गया था? 1544 के अंदर, और डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपका 24 का पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर देना है। देखो प्रश्न है आपका कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब आ गए वापस आपके अगले क्वेश्चन, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताओ जल्दी से। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे फ्रांसिस गाल्टन। कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस गाल्टन, यानी कि आपका बी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट। बुद्धि आपका टॉपिक है ना मनोविज्ञान के अंदर, जिसमें बुद्धि शब्द में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बुद्धि शब्द का प्रयोग करने वाले थे फ्रांसिस गाल्टन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 25 है। हाँ, ये प्रश्न आपका अगला है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुत सारे सिद्धांत है, इसमें एक कारक सिद्धांत है, वो किसने दिया? तो 24 का आंसर देना है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत आपका देने वाले थे बिने, टर्मन तथा स्टर्न। ये तीन नाम है, ये याद रखना। बिने, टर्मन और स्टर्न, ये जो कि आपके बुद्धि का कौन सा एक कारक सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन 25 पूछा गया साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्रश्न वहाँ पे क्रमांक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसलिए थोड़ा सेटलमेंट कर लेना। प्रश्न आपका 26, बिल्कुल आपका 26 का क्वेश्चन है कि बुद्धि का द्विकारक और यहाँ द्विखंडित या द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुद्धि का द्विकारक भी कह सकते हैं, द्विखंड बोल सकते हैं, द्वितत्व का सिद्धांत, यानी ये आपका किसने दिया? 26 का आंसर देना है। ये है साथियों स्पीयरमैन के द्वारा। स्पीयरमैन ने इस बुद्धि का द्विखंड द्विकारक द्वितत्व सिद्धांत दिया था। तो आपका बी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, लोग करते रहना। अगला प्रश्न है आप सभी का 27 का क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? अब बताओ बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है प्यारे साथियों, किसने दिया था? तो ये आपका है स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? ये भी आपका स्पीयरमैन के द्वारा दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके 28 की बात करते हैं। अगला 28 का क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों, ध्यान से। स्पीयरमैन के त्रिकारक तत्व सिद्धांत के अनुसार तीसरा तत्व कौन सा है? बताओ। हाँ, स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत दिया था, है ना। तो तत्व सिद्धांत के अनुसार जो तीसरा तत्व कौन सा है, तो वो 28वें का आंसर देना है। वो है आपका समूह का तत्व। कौन सा हो जाएगा? समूह तत्व। वो आपका तीसरा समूह तत्व हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। ये जितने भी थ्योरी सिद्धांत है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है साथियों, बाकी कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो जीके पढ़ाया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है, ये किसने दिया? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत देने वाले कौन थे? बताओ जल्दी से। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत आपके स्टेनबर्ग, यानी कि ये स्टेनबर्ग विद्वान है, इनके द्वारा दिया गया था साथियों। सी ऑप्शन लॉक करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपका 30 यानी कि 30 पूछा गया है। प्रश्न है आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? बताओ जल्दी से। त्रिआयामी सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 30वां आंसर देना है आपको। ये आपका देने वाले थे बिल्कुल आपका गिलफोर्ड। कौन सा हो जाएगा? गिलफोर्ड। इन्होंने आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका 31 का पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न आपका 31 है। प्रश्न 31 को पढ़ना है कि गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने आयाम बताए? बताओ गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत के अंदर कितने आयाम बताए हैं? तो उन्होंने 3 आयाम बताए। कितने? 3 आयाम, ठीक है। उसमें से एक संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये 3 नाम हैं जो कि इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बताए हैं, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। 3 संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। समझ गए सभी? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पात्रता एग्जाम की दृष्टि से और मुख्य एग्जाम की दृष्टि से भी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, ध्यान से पढ़ेगा। प्रश्न है आपका 32। प्रश्नों को पढ़ो। देखो 32 है NEP। NEP का मतलब होता है साथियों नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। स्कूली शिक्षा के मौजूदा यानी 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? बताओ। 10+2 यानी कि 12वीं की क्लास है ना। 10+2 ये मौजूदा मतलब डिज़ाइन है, किस में बदलने का प्रस्ताव देती है? तो ये आपका देती है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, इसमें आपका 5+3 3+3+4 यानी कि ये वाला फॉर्मूला ये याद रखना है ना। ये 5+3 5+3 ये 8 हो जाएगा। 8 9 10 11 और ये, हाँ, ये आपका साथियों 5+3 3+4 ये याद रखना है। ये इसमें बदलने का मतलब प्रस्ताव देता है। समझ गए सभी? अगला सवाल आप सभी के बीच है 33। याद रखना है ये वाला सवाल भी।
प्रश्न है आपका अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा बताना है, आकलन हिस्सा बताना है ना। तो 33 का आंसर बताना है। देखो ये राइट हो जाएगा आपका रचनात्मक आकलन का। किसका है? अधिगम का जो अनुवीक्षित आकलन हिस्सा है किसका है? रचनात्मक आकलन का। तो मेरे प्यारे साथियों फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के 20 है 34 का। 34 पढ़िएगा। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 इंपॉर्टेंट आर, ये पूछा है आर बताने, 3 आर कौन से हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले? तो वो आपके हो जाएंगे साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो सबसे पहले रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल, ये आपके 3 आर हैं, जो कि 3 आर से रिड्यूज, र से रीयूज, र से रिसाइकिल, ये तीनों पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। यानी कि आपका फोर्थ वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास के अंदर टोटल आप सभी के बीच 34 क्वेश्चन लेकर उपस्थित था। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना। कमेंट में कितने प्रश्न आपके राइट हुए जरूर के बताने जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए विद्यार्थी देख रहे हैं इस तरह की रेगुलर क्लासेस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।